Hello dear students, you are most welcome in your YouTube channel Toppers Factory and in this video we will continue our chapter Chemical Bonding। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में अब तक समझा था आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कैसे ये बॉन्ड बनते हैं ये तो हम समझ चुके थे। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं एक्चुअल रीज़न क्या है, इन बॉन्ड के बनने का रीज़न और कैसे एक्चुअल प्रोसेस होती है इस बॉन्ड के बनने के दौरान, एटम के बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं वो हमें समझना है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म होने पर कैसे ये बॉन्ड फॉर्म होता है, किन कंडीशंस पर होता है और क्या बेटर कंडीशंस हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड के बनने की, ये समझने के लिए हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं, जिसमें से पहली थ्योरी इस वीडियो में हम समझेंगे जिसका नाम है बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, प्यार से इसे हम वीबीटी बुलाते हैं। तो देखिए ये जो वीबीटी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी और हम सीखेंगे कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में फॉर्म होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इससे क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो एक्चुअल में क्या, ये थ्योरी ना बहुत फिल्मी टाइप की है, हमारी बॉलीवुड की मूवीज होती ना, हाँ बिल्कुल वैसी है कि भाई एक हीरो है एक हीरोइन है, पहले ये अनजान है एक दूसरे को जानते नहीं, फिर ये कभी कभी मिलने लगते हैं। पहले तो ये बहुत दूर है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, धीरे धीरे ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और जैसे जैसे ये करीब आते हैं एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फिर जब इनकी हो जाती बच्चों शादी, तो जब हो जाती शादी तो क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं। ऐसी बहुत सारी मूवीज है ना, एक वो आई थी ना शाहरुख खान की, क्या नाम था, चलते चलते, बिल्कुल ऐसी मूवी। पहले क्या बहुत अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, फिर जब बहुत ज्यादा पास आ गए एक दूसरे के तो रिपल्शन डोमिनेट करने लगता है, फिर तलाक वलाक ये वो सब आपको पता है क्या होता है। चलिए खैर हमें मूवी पर नहीं, हमें केमिस्ट्री पर फोकस करना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी ऐसा ही कुछ समझाती है कि भाई दो एटम है एक दूसरे से बहुत दूर है। अब ये एटम जब एक दूसरे से बहुत दूर है तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है और एक टाइम आता है जब अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। अगर ये उससे भी ज़्यादा पास आ जाएं तो अब अट्रैक्शन के बजाय रिपल्शन डोमिनेट करने लगता है और क्या होता है आगे यही हमें समझना है। तो चलिए बच्चों इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। H2 मॉलिक्यूल जब बनता है कि भाई हाइड्रोजन एटम अकेला क्यों नहीं है, वो मॉलिक्यूल बना क्यों रहा है, क्यों मॉलिक्यूल बनाने चाहता है वो, तो इसका सीधा सा एग्जांपल हम देंगे क्या, H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, कि हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर के ये मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं, इस बात को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, वीबीटी ने कैसे इसे समझाया है। देखिए एक्चुअल में ये हाइड्रोजन का मैं एक एटम ले रहा हूं, मान लीजिए इसका क्या होगा भैया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और ये तो गांव का बच्चा जानता है, न्यूक्लियस है मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज। कोई दूसरा एटम भी है जिसमें न्यूक्लियस है यानी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज, है ना। तो अब ये एटम एक दूसरे के जब थोड़ा पास आते हैं तो इनमें अट्रैक्शन भी काम करता है और रिपल्शन भी काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले ये बताइए इसका खुद का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसका खुद का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी पहला जो अट्रैक्शन है, यहां पर मैं अट्रैक्शन फोर्स की अगर बात करूं तो फर्स्ट टाइप का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किस किस के बीच में होता है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, ठीक है ना। एक ही एटम की बात कर रहा हूं मैं, इस एटम का न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, इस एटम का न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या है बच्चों, अट्रैक्शन। चलिए फिर अब बताइए इस एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन और इस एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा, ऑपोजिट चार्ज है।
तो यहां पर भी क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। यानी एक एटम का न्यूक्लियस, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब रिपल्शन कहाँ है यहाँ पर, चलिए वो भी देखते हैं, हम रिपल्शन भी ढूंढेंगे। आप लोगों को दिखाई दे गया होगा वैसे रिपल्शन किस किस के बीच में होगा, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस वाले हैं, इनमें क्या होगा बच्चों, रिपल्शन। यानी कि पहला रिपल्शन तो मिल गया बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम्स, पहला रिपल्शन। और दूसरा रिपल्शन कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी सेकेंड जो रिपल्शन है बच्चों, बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ एटम्स। तो चलिए, जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं थोड़ा, तो कैसे उनके बीच में फोर्स लगते हैं ये हमने समझ लिया। अट्रैक्शन फोर्स भी काम करता है और रिपल्शन फोर्स भी काम करता है। अब कब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कब रिपल्शन ज़्यादा होगा, इस चीज़ को हम एक ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। वो ग्राफ यहाँ मैं बनाता हूँ और फिर उसके बारे में हम समझते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये ग्राफ है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी और आर मतलब है एटम के बीच की डिस्टेंस। आर यहाँ क्या है बच्चों, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस है एटम्स के बीच की, ठीक है। और इसमें जो हमें एक ग्राफ मिलता है, इस तरह का एक कर्व्ड ग्राफ मिलता है, कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। थोड़ा सा इसकी हालत सुधार लेते हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है। अब इसमें देखिए, आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करता हूं। पहले आप यहाँ हो, यहाँ है मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप यहाँ आ रहे हैं, मतलब एटम करीब आ रहे हैं, एटम के बीच की डिस्टेंस कम होते जा रही है। जब मैं इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ आऊँगा, मतलब एटम के बीच की डिस्टेंस कम होगी। क्लियर है। अब अगर मान लो ये ग्राफ यहाँ ऊपर जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ नीचे जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब आपको एक बात तो पता होगी कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। मैंने शुरुआत में आपको ऐसे ही बताया था। क्या बताया था मैंने, कि एटम जब अकेला है तो उसके पास है बहुत सारी एनर्जी, और क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी कैसी बच्चों, बहुत कम है, बेचारा अनस्टेबल है। और इस अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए, यानी स्टेबल होने के लिए ही वह केमिकल बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर है हम, मतलब आर तो हो गई, आर कितनी है, लगभग इनफाइनाइट। तो जब बच्चों आर है इनफाइनाइट, मतलब एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो क्या होगा, उस समय उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, 0। अब आपको लगेगा सर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और 0। अरे भैया, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी -Ze²/r, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती, 0 हो गई मतलब मैक्सिमम है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है कैसी है, मैक्सिमम है। क्लियर है। चलिए, तो जब डिस्टेंस है इनफाइनाइट तो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम, और बेचारों की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो अनस्टेबल है। अब क्या होता है, हम यहाँ आना शुरू कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इस ग्राफ में हम इस साइड बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहे हैं। जब ये बहुत दूर थे, कोई फोर्स नहीं था, धीरे 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 पास आ रहे हैं, यानी अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। यहाँ देखिए, जब तक ये ग्राफ यहाँ तक रहेगा, देखिए ये तो अच्छा, ये पॉइंट भी पहले ही बना देता हूँ मैं। ये पॉइंट जो है ये बता रहा है इस कर्व के मिनिमा को, मिनिमा बोले तो मिनिमम वैल्यू को। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, जब ये थोड़े
बहुत दूर थे तब तो कोई फोर्स नहीं था, अट्रैक्शन रिपल्शन, पास आ गए तो अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा। लेकिन एक लिमिटेड डिस्टेंस के बाद अगर और नजदीक आएंगे ना, रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इस डिस्टेंस पर कौन सा फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, जब ये थोड़ी दूर है तो यहां पर इस डिस्टेंस पर बच्चों अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना। कौन डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। चलिए भैया, और जबकि इसके अगर मैं इस साइड आऊंगा, इस साइड, तो यहां पर कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, यहां पर रिपल्शन फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस जरूरत से ज्यादा कम हो गई, यानी बहुत ज्यादा नजदीक आ गए, तो यहां पर रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। तो आप इस पॉइंट के बारे में क्या कह सकते हैं, तो मेरे दोस्तों मैं आसानी से कह सकता हूं कि इस पॉइंट में अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑलमोस्ट सेम होंगे। कैसे होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आई। तो ग्राफ में ध्यान रखना, ये नीचे वाला हिस्सा है, यहां पर अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहां रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है, इस पॉइंट पर दोनों बराबर। देखिए कहानी को समझिए, दो एटम जब पास आ रहे हैं तो जब ये एक दूसरे को दूर से देखते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं, वही हीरो हीरोइन अपने अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट आया कि अट्रैक्शन और रिपल्शन अब बराबर हो गया है। फिर अगर इससे और पास आए तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती, और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ गई बच्चों तो स्टेबिलिटी तो और कम हो जाएगी। बेचारा स्टेबल होने के लिए ही तो बॉन्ड बना रहा था, बॉन्ड बनाने का मकसद क्या था, क्यों बॉन्ड बना रहा था, उसको स्टेबल होना था। तो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बना रहा था, और आपने पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ा दी, अगर बहुत ज्यादा नजदीक ला दिए, रिपल्शन डोमिनेट करा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, बेचारा और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि हम इस हिस्से में तो कभी एटम को लेकर ही नहीं जाएंगे इस डिस्टेंस के बाद, यानी इससे कम डिस्टेंस पर हम इसे लेकर के कभी नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस हिस्से में हम देख रहे हैं रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है, रिपल्शन डोमिनेट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी स्टेबिलिटी कम होगी, और हम चाहते हैं एटम स्टेबल हो जाए। चलिए अब इतनी कहानी समझ में आई आपको। देखिए अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से समझाऊं, अभी तो हमने डिस्टेंस के लिए समझ लिया। देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम, तो यहां पर तो कभी एटम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यहां पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम, इस समय ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कैसी है बच्चों, मिनिमम है। इस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इस बात से आप क्या समझ रहे हैं कि यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब इसका बिल्कुल आप ये मान करके चलिए कि यहां पर स्टेबिलिटी कैसी होगी बच्चों, मैक्सिमम। स्टेबिलिटी कैसी होगी, मैक्सिमम, ठीक है ना। और हम चाह क्या रहे थे, हम यही तो चाह रहे थे स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो एटम बॉन्ड कहां बनाएगा, जहां स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, मतलब इस जगह में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इस डिस्टेंस में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑलमोस्ट सेम हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, ये डिस्टेंस को मैं R0 से डिनोट करता हूं। डिस्टेंस है ये एटम के बीच की, तो एटम के बीच में जब ये R0 डिस्टेंस होगी बच्चों, तो उस समय क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिपल्शन, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन की सबसे अच्छी जगह तो हमें यही समझ में आ रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन इसी जगह में होगा। समझ में आता है। तो इस तरह से वीबीटी हमें क्या बताती है कि दो एटम एक दूसरे से जब इनफाइनाइट डिस्टेंस में होते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यानी जीरो होती। जैसे जैसे वो एक दूसरे के करीब आते हैं, अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, वो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, आते जाते आते जाते आते जाते, और एक लिमिटेड डिस्टेंस के बाद
रिपल्सन डोमिनेट करने लगता है, इसीलिए वो इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे अब नहीं जाएंगे, क्योंकि रिपल्सन अगर डोमिनेट कर गया स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर अब वो नहीं जाएंगे। तो यहाँ जब वो आ गए जहाँ अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हो गए, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। समझ में आती बात? तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसे ही कहते हैं बच्चों हम क्या, बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं इसे हम, बॉन्ड लेंथ। यानी ये जो r0 है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमें किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बारे में बताती है। क्लियर है? चलिए बहुत सही। तो इतना ये ग्राफ आप बना लीजिए, फिर इसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं रह गया। चलिए बहुत शानदार। फिर अब देखते हैं हम कि यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैं जगह बनाता हूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर दो टर्म मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली टर्म है हमारी बच्चों क्या, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जिस डिस्टेंस पर अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वल हो जाए, जिस डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, जिस डिस्टेंस पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए, जिस डिस्टेंस पर क्या हो जाए बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। एटम के बीच की वह डिस्टेंस जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, एनर्जी मिनिमम हो या बॉन्ड फॉर्मेशन हो, वही क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना। तो चलिए डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स at which what attraction is equal to repulsion between two atoms, between two both atoms है ना, between both atoms ये बोल सकता हूं मैं, या मैं ये भी बोल सकता हूं द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स एट विच पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ये भी डेफिनेशन हो सकती भाई। या मैं ये भी बोल सकता हूं द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स एट विच व्हाट स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। या लास्ट में ये भी बोल सकता हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स एट विच कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जहां पर जिस डिस्टेंस पर दो एटम के बीच की वो डिस्टेंस जब उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, वही क्या कहलाती बच्चों, हमारी बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपको इसकी, जिसका नाम है बॉन्ड एनर्जी। तो चलिए देखते हैं बॉन्ड एनर्जी क्या है। वैसे तो आप समझ गए होंगे बॉन्ड एनर्जी बच्चों, ये जो एनर्जी है जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यही क्या है, हमारी बॉन्ड एनर्जी। यानी क्या है समझना आप, जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, तो आप तो शुरू से जान रहे हैं कि भैया दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो जो एनर्जी रिलीज होगी वही क्या है, बॉन्ड एनर्जी। लेकिन जैसा मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूं, जितनी भी एनर्जीज हैं डिफाइन होती 1 मोल के लिए। तो मैं बॉन्ड एनर्जी को अगर डिफाइन करूं, बॉन्ड एनर्जी, तो हम क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released during formation of 1 mole of covalent bond। ठीक है ना। यानी कि जब 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वही क्या है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी। अब क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक कौन सी प्रोसेस हुई, एक्सोथर्मिक। एनर्जी जब रिलीज होती तो एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब होती तो एंडोथर्मिक। तो यहां पर क्या बोल सकता हूं मैं,
बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। और इसका साइन जो बॉन्ड एनर्जी का साइन जो होता है, कभी भी मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री में बच्चों एनर्जी रिलीज होगी तो साइन नेगेटिव, एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव, क्योंकि ये रिलीज हो रही है तो इसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। इसे भी लिखिए, फिर मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूं। देखिए हमने हाइड्रोजन एटम के लिए देखा, हाइड्रोजन एटम के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी जब हाइड्रोजन का एक 1 मोल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 435.8 किलो जूल पर मोल। क्या होती है बच्चों, किलो जूल पर मोल। यानी कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे तो 435.8 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करने में, उल्टा भी है ना भाई, बनने में जितनी रिलीज हुई, अगर ब्रेक करना है तो उतनी ही लगा दो। तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी बॉन्ड एनर्जी वो कितनी होगी, 435.8 किलो जूल पर मोल। यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, इसे मैंने हाइड्रोजन के एटम में डिसोसिएट कर दिया तो कितनी एनर्जी लगेगी इसके लिए, 435.8 किलो जूल एनर्जी यहां पर लगेगी। आती बात समझ में। तो बच्चों ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी एंड नहीं हुई है, इसने एक और बहुत अच्छे नए कॉन्सेप्ट को ला करके दिया है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस पर बने रहिए और अगले वीडियो का वेट करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।